Welcome back to SK1KS. We're back again with class 11th के NCERT Mathematics. This is 9th chapter straight lines exercise 9.1. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे and the first problem is total 11 है. The first problem is draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are ये चार हमें vertices के coordinate points given हैं और also find its area. What are these points? In the Cartesian plane, these are -4 and 5, 0 and 7, 5 and -5, -4 and -2. तो इन पॉइंट्स से हमें क्या बनाना है? क्वाड्रिलैटरल बनाना है. किन्हीं भी 4 पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट किया रैंडमली इन द कार्टेशियन प्लेन, तो उससे क्वाड्रिलैटरल हमेशा फॉर्म हो सकता है. क्यों फॉर्म हो सकता है? क्योंकि आप हमेशा ऐसा कर सकते हो कि इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करो, फिर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करो, फिर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करो. तो आपने कनेक्ट किया 2-2 करके, तो 4 आपकी साइज बन गई, 4 साइज बन गई. तो ये क्लोज्ड फिगर एक क्वाड्रिलैटरल है. तो हमें ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करना है इन द कार्टेशियन प्लेन, एक्चुअल में ड्रॉ करना है. सो विल हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. मैं ऑब्वियसली एक रफ स्केच ही बनाऊंगा. हियर गोज द एक्स एक्सिस, हियर गोज द वाई एक्सिस. -4 and 5, तो मैंने कंसिडर किया 1 2 3 4 5. ये -4 इधर आ गया, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 इधर आ गया. ठीक है, ये -4 एक्चुअल में बिगर दिख रहा है दैन दिस 5, नेवर माइंड. ये आपकी क्या हो गई? -4 and 5 वाला पॉइंट हो गया. 0 and 7, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है ये 0 है, y कोऑर्डिनेट है 7, तो यहाँ पे 5 है, 6 7, एक ये वाला पॉइंट आ गया. उसके बाद 5 and -5, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, और -5 द वर्टिकल कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5, तो ये -5 and 5, इन दोनों से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. जहाँ पे परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी पॉइंट बनती है. दिस इज 5 and -5, और फाइनली -4 and -2. तो -4 हमारा फिर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे -4 एंड वर्टिकली -2 1 and 2. तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो ऑन -4 and -2 के x एंड y, जहाँ पे परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे पॉइंट आपकी बनती है. तो अब इन चारों को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, फिर ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, और ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए. तो देखो ये हमारे चारों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए. ये क्लोज्ड फिगर है विथ 4 साइड्स. ये हमारे क्वाड्रिलैटरल बन गई. ठीक, उसके बाद ये तो बन गई, इसका एरिया भी निकालना है कि द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल क्या होगा. नो, दिस इज अ स्क्वेयर, जो कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ सिग्निफाई करने के लिए. इट्स अ क्वाड्रिलैटरल. इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालेंगे? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से डिवाइड कर दिया और फिर देखा कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल? कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो हमेशा 2 ट्राइंगल्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि यह ट्राइंगल इज बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स. तो जहां पे मैंने देखा कि क्वाड्रिलैटरल इज अ 4 साइडेड फिगर और ऑब्वियसली ये क्लोज्ड है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जब भी कनेक्ट किया ये मेरी 2 फिगर्स बना देगा जो अगेन क्लोज्ड हैं, जिसमें से एक के पास 3 साइड्स होंगी, दूसरे के पास भी 3 साइड्स होंगी. तो मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं. तो अब मैंने क्या किया? मैं इन तीनों पॉइंट्स, एंड ये हमारा कौन सा पॉइंट था? 0 and 7, इन तीनों पॉइंट्स के ट्राइंगल का एरिया एंड इन तीनों पॉइंट्स के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं. देन आई ऐड देम अप. तो ये एरिया क्या होगा? हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. हाफ मैंने कर दिया मॉड्यूलस ऑफ A1 में करता हूँ. तो देखो यहाँ पे मेरा पहला कोऑर्डिनेट -5 -4, तो मैंने -4 यहाँ पे रखा, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसका वेल कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं लेबल कर देता हूँ. ये तुम्हारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो जाता है x2 y2, एंड ये हमारी हो जाती है x3 y3. तो जब हम लोगों ने ऐसे लेबल कर दिया, फिर इट इज़ ईजियर टू यूज़. एरिया क्या होगा? हाफ मॉड्यूलस में मैंने यहाँ पे x1 रखा, फिर रखा y2 - y3. सो दिस इज 7 माइनस में -2, सो दिस इज 9.
प्लस में अब हम लोगों ने रख दिया x2 और x2 क्या है 0 है, तो 0 के साथ अब कोई भी टर्म हो डजंट मैटर, दिस इज बेसिकली 0। प्लस में अब x3 क्या है, x3 हो जाती है -4 टाइम्स में x3 के साथ क्या होता है, x3 के साथ होता है y1 माइनस y2। y1 क्या है, y1 इज 5 और y2 क्या है, y2 इज 7, तो यहाँ पे हो जाते हैं -2। ठीक, 5 - 7 -2, दिस इज व्हाट, ये हो गया हाफ। इनफैक्ट इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बट देन देयर इज अ मॉड्यूलस देयर ऑफ कोर्स, सो दिस इज -36 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाता है 8, तो यहाँ पे हो गया हाफ। दिस इज इक्विवेलेंट टू 36 - 8, क्योंकि मॉड्यूलस है तो साइन रिवर्स करो डजंट मैटर, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 36 - 8 अब कितना होता है, हाउ मच इज दिस, दिस इज 28। मतलब ये जो हमारा एरिया है 14 स्क्वायर यूनिट है। वैसे इस फिगर का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, मैं पॉइंट्स को रीलेबल करूंगा, मैं इसे बोलता हूँ x1 y1, सो आई एम ऑलवेज गोइंग टू यूज x1 y1, राइट। एंड अगर मैंने इसे x1 y1 करके रीलेबल किया तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे x2 एंड y2 अभी भी रह जाते हैं। तो हमारा सेकेंड जो एरिया क्या होगा, हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इज 5 हियर। अब x1 के साथ हो गई हमारी y2 माइनस y3, तो दिस इज 7 माइनस में -2 एंड दिस इज 9। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया, प्लस में x2 एंड x2 इज व्हाट 0, तो अगेन ये चीज जो भी है अंदर डजंट मैटर। प्लस में x3 एंड x3 इज अगेन व्हाट, x3 इज दिस टाइम -4, सेम एज द प्रीवियस वन। लेकिन अब ये नेक्स्ट टर्म चेंज होगा एंड व्हाट इज दैट, x3 के साथ y2 माइनस y3 लगेगा, नो इट इज x3, तो y1 माइनस y2, राइट। y1 क्या है -5, माइनस में y2 क्या है 7, तो ये हो गया -12 एंड पूरा हम लोग मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो दिस इज हाफ टाइम्स में 9 5 45 करो, यहाँ पे प्लस में क्या आया, प्लस में आया 12 4 48 एंड नाउ दिस इज हाफ ऑफ मॉड्यूलस 8 5 13 का 3 1 कैरी, यहाँ पे 93 हो गया। अब सिंपली मल्टीप्लाई होता है तो 93 सेकेंड इससे लिखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर इसे फर्दर फिर भी सॉल्व करें सो इट गोज लाइक 4 टाइम्स में, यहाँ पे क्या बच गया 6 और ऑब्वियसली नेक्स्ट 0.5। तो जो टोटल एरिया होगा, वी नो एरिया सिंपली एड्स अप, टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस में A2 पहले ट्राइंगल का प्लस में दूसरे ट्राइंगल का, यू एड देम अप। 14 यहाँ पे है, 46.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 0.5, 14 प्लस में 46, दिस इज 40 प्लस में 10 50 एंड यहाँ पे 10 हो गया 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स हमें बताई नहीं गई कि एग्जैक्टली कौन सी यूनिट्स में हम काम कर रहे हैं, सो यू आर गोना राइट स्क्वायर यूनिट्स विच सिग्निफाइज कि एक यहाँ पे जो आपने कंसिडर किया है, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो एरिया है दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे आप अगर 60.5 ऐसे आपने स्क्वेयर्स बनाए, सो दैट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल कंसर्न्ड। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एंड दिस इज द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका बेस है साइड 2a का, तो नाउ यू नो कि बेस है साइड 2a का, सो बेसिकली ऑल द साइड्स आर ऑफ साइड 2a ओनली। लेकिन जब ये बताते हैं कि बेस है साइड 2a का अलोंग द वाई एक्सिस, इसका मतलब यू कैन से विथ सर्टेनिटी कि ये ट्राइंगल या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अगर बेस कुछ ऐसे आपने बोल दिया, मतलब ये अलोंग द वाई एक्सिस लाई कर रहा है, सो नाउ यू कैन से कि दिस इज, ये ट्राइंगल या तो ऐसे दिखता है या फिर ऐसे दिखता है, और इसकी ये वाली पॉइंट नेसेसरीली एक्स एक्सिस पे ही लाई करनी चाहिए। क्यों नेसेसरीली एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए? वेल, क्योंकि ये भी बताया गया है कि मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन।
बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो हमेशा हमें इनके बीच में ही आना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली एट द एक्स एक्सिस। तो मैं एक इससे ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, इसे एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ। ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन, जो आपका ये कोऑर्डिनेट होगा x वाला, वही नेगेटिव ये हो जाएगा ये x वाला कोऑर्डिनेट। तो हम लोग फाइंड कैसे करें, यू से कि ये जो डिस्टेंस है ये a है, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ऊपर का ये नीचे का a, एंड देन इसकी जो x कोऑर्डिनेट है वो ऑब्वियसली 0। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये 0, a है, और ये क्या है 0, -a है। अब हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तुम देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब टोटल ये एंगल 60 डिग्री, तो इतना एंगल 30 डिग्री। अब इतना एंगल 30 डिग्री, एंड ये जो साइड है हमारी, ये भी हमारी कितनी लेंथ की होनी चाहिए, 2a लेंथ की होनी चाहिए। क्यों 2a लेंथ की, क्योंकि ये टोटल 2a है, इक्विलेटरल है, मतलब ये भी लेंथ 2a होगा। अगर ये लेंथ 2a है तो 2a cos 30 डिग्री इज गोइंग टू बी दिस लेंथ, मतलब इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट। तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या है, 2a cos 30 डिग्री। cos 30 हम लोग करेंगे तो क्या है, √3/2, मतलब √3a या फिर a√3। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, x कोऑर्डिनेट हो गई a√3, y क्लियरली 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाई करता है। वैसे इस पॉइंट की -a√3 एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट 0। तो the vertices of the triangle are 0, a, 0, -a and a√3, 0, and alternatively 0, a, 0, -a and -a√3, 0। वैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p of x1 and y1 and q of x2 and y2 when one PQ is parallel to the y-axis and two PQ is parallel to the x-axis। तो देखो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x1 and y1, दूसरा पॉइंट Q कोऑर्डिनेट्स x2 and y2। तो ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट लाइन, दैट लाइन इज PQ। कहा गया है कि पहले केस में PQ है y-axis के पैरेलल, x, y, एंड हम लोगों ने जैसे भी दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं x1 एंड y1, ये जो लाइन बनाते हैं ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर एक ऐसी आर्बिट्रेरी लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे, मैं आर्बिट्रेरली अभी पॉइंट्स कंसिडर कर रहा, जो भी पॉइंट्स होंगे जो कि ये जो लाइन फॉर्म करते हैं ये y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब पॉइंट्स कुछ ऐसे लाई करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P, यहाँ पे Q। द फैक्ट कि इनकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इनकी जो x में डिस्टेंस होगी ये 0 होगी। तो इसकी x कोऑर्डिनेट और इसकी x कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए। अगर ये x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होंगी तब आपकी बेसिकली क्या होगा, इसकी x कोऑर्डिनेट इसकी x कोऑर्डिनेट से अलग है, मतलब एक स्लैंटेड लाइन बनेगी, तब ये एग्जैक्टली y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। फॉर इट टू बी पैरेलल टू द y एक्सिस, इसकी x कोऑर्डिनेट एंड इसकी x कोऑर्डिनेट दोनों की बराबर होनी चाहिए। मतलब यू कैन कंसिडर कि ये जो x1 है एंड ये जो x2 है ये बराबर है, x1 इज इक्वल टू x2। तो जब x1 x2 के बराबर है तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस आती है ये किसके बराबर आती है, सिर्फ इनकी जो y कोऑर्डिनेट की वजह से डिस्टेंस है उसकी वजह से आती है। तो अगर इसकी वर्टिकल y1, इसकी वर्टिकल y2, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द लाइन PQ होगी या फिर लेंथ ऑफ द दिस पोर्शन ऑफ द लाइन PQ होगी, इसकी लेंथ L ऑफ PQ लिख सकते हो कि अगर PQ से लाइन सिग्निफाई करना चाहते हो तो L ऑफ PQ, ये सिर्फ y2 माइनस y1 का मॉड्यूलस होगा। मॉड्यूलस लगा रहा हूँ क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड y2 माइनस y1 खुद पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि इट इज ओनली ड्यू टू द वर्टिकल कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1। इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, एंड देन यू सी कि x2 माइनस x1 तो 0 होगा। वैसे नेक्स्ट केस देखें कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है मतलब इनकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट दोनों सेम होनी चाहिए,
क्योंकि अगर वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगी तो अगेन स्लैंटेड हो जाएगी। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, मतलब दोनों के लिए y1 एंड y2 बराबर है। मतलब अब जो लेंथ ऑफ दिस लाइन कनेक्टिंग p एंड q होगा ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 का मॉड्यूलस, क्योंकि हमेशा ऑलवेज एक पॉजिटिव आंसर चाहिए फॉर द लेंथ। वैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the given points. And this is क्या पॉइंट्स है, 7, 6 and 3, 4। ये दो पॉइंट्स गिवन है, हमें एक ऐसी पॉइंट फाइंड करनी है, कहां पे, ऑन द एक्स एक्सिस। तो ऑन दी एक्स एक्सिस कहा गया है, मतलब इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट क्लियरली 0 है। कि अगर मैंने इन दोनों के बीच एक पॉइंट कंसिडर किया एक्स वाई एंड आई से, कि मैं 3 पॉइंट्स अब मेरे पास हो गए, क्योंकि ये ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करती है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेसेसरीली, माय बैड, वाई कोऑर्डिनेट नेसेसरीली 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया ये एक्स वाई प्लेन, और अगर मैंने किसी भी पॉइंट को ऑन दी एक्स एक्सिस देखा, for them to lie on the x axis vertically, इनकी कोऑर्डिनेट 0 होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये y 0 होगा। अब कहा गया है कि इस y को तो हम लोगों ने 0 कर दिया, so we have to find that point x, 0। अब इसकी x कोऑर्डिनेट सच दैट ये 7, 6 और 3, 4 से बराबर डिस्टेंस पे है, कि 7, 6 और x0 के बीच जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 3, 4 और x0 के बीच है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, वेल इट्स सिंपल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इक्वल्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर ओनली, का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इन दोनों के बीच डिस्टेंस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 दैट इज 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, क्या बचा यहाँ पे, अब हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे 36 है, कितनी बार में, 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया। आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट हियर, क्लियरली नॉट डिवाइडिंग। देखा जाए फिर से यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे चलो ठीक, ये 14x इधर गया 6 माइनस 6x के साथ, ये क्या बना दिया, 14 माइनस 6 8x हो गया, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 47 है। तो अब ये कितनी बार में कैंसिल होगा, लेट्स सी, इसे मैंने कैंसिल किया, 20 माइनस 9 अब कितना होता है, हाउ मच इज इट, 20 माइनस 9, ऑलराइट 11, आई गेस 11। तो ये 47 प्लस में क्या हो गया, 11 हो गया। तो 47 प्लस में 11 यहाँ पे मैंने कर दिया 58 इज इक्वल टू 8x, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 एंड देन यू आर लेफ्ट विथ 9, x इज इक्वल टू 29 ओवर में 4। So provided that the arithmetic here is correct, which most likely is, x coordinate क्या मिल गया, 29 ओवर में 4, y coordinate necessarily 0 है, मतलब ये जो point होगा that lies on the x axis equidistant from these two points, ये क्या हो जाएगा, 29 4th and 0, that is the point concerned। वैसे next problem देखते हैं, find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points, दो points given है P and D। एक ऐसी लाइन, इसका स्लोप निकालने जो कि ओरिजिन के थ्रू पास करती है और इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है उसके मिड पॉइंट के थ्रू भी पास करती है। तो एक तो ओरिजिन के थ्रू पास करती है एंड ओरिजिन इज 0,0। तो मैंने कहा कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करती है। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन
मतलब लाइन अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच पास करती है तो ये दोनों पॉइंट्स ऑन द लाइन है। जब दो पॉइंट्स ऑन द लाइन गिवन है तो वहाँ से स्लोप हमें निकालना आता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो हमारी पहली पॉइंट तो 0,0 हो गई। दूसरी पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, तो इस मिड पॉइंट को निकालते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, P 0,-4 एंड B 8,0। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 8 + 0/2, मतलब यहाँ पे हो गया 4 एंड -4 + 0/2 मतलब -2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है ये। हमारी ओरिजिनल लाइन इन दोनों के बीच पास कर रही है। तो मैंने क्या कहा कि स्लोप इसका क्या होगा, जितनी y आपकी इंक्रीज करती है जब x इतनी इंक्रीज करती है। जब x हमारी क्या आ गई, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, व्हेन आई कंसिडर यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस को कंसिडर कर रहा हूँ, जब x हमारी 4 से 0 जाएगी, राइट, सो -4 आपकी हो गई, तब हमारी y कहाँ से कहाँ गई, -2 से 0 हो गई, तो ये 2 हो गई। तो यहाँ पे 1/2 नेगेटिव है, मतलब -1/2। ये हो जाएगी इस लाइन की स्लोप। वैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी डोंट हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर। तब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, तो देखो 3 पॉइंट्स गिवन है, 4,4, 3,5, -1, -1। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है, हमें पता है राइट एंगल बाय डेफिनेशन क्या होगा कि इनमें से 2 साइड्स क्या होती हैं, 2 साइड्स एक दूसरे से राइट एंगल बना रही है, 90 डिग्रीज बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। सो दैट इज बाय डेफिनेशन अ राइट एंगल ट्रायंगल, 2 साइड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो साइड्स हम कैसे निकालते हैं पॉइंट से, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं, क्या मैं तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके इनके साइड्स निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली मुझे बस क्या करना है, अगर ये वर्टिसेस हैं, अगर ये वर्टिसेस होती तो क्या होता, ये कुछ कंबाइन होके लेंथ्स बनाती, और ये लेंथ कैसे मिलेगा, वेल इससे कंसिडर कर लेते हैं। ये अगर मैंने स्लोप कंसिडर किया और इस चीज़ को मैं यहाँ से मैं पहला स्लोप निकाल रहा, एंड हाउ इज़ दैट गोइंग टू बी, दैट इज़ गोइंग टू बी कि y कितना इंक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ 4 to 5 मतलब 1 ओवर में x कितना इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ फ्रॉम 4 to 3 मतलब -1। मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके स्लोप क्या है, -1। वैसे m2 मैंने किया, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है y कितना इंक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ तुम्हारा 5 to -1 मतलब -6 ओवर में x कितना इंक्रीज हुआ 3 to -1 मतलब ये हो गया -4। तो यहाँ पे स्लोप 3 सेकेंड। वैसे थर्ड स्लोप क्या हो गई, थर्ड स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कितना इंक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ -5 ओवर में x इंक्रीज हुआ 5, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये तुम्हें बना दिया -1। इनफैक्ट ये भी -5 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये बना दिया +1। तो देखो अगर मैंने इस स्लोप और इस स्लोप को देखा, मैंने m1 एंड m3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे -1 मिल गया। एंड हमें पता है कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट्स के स्लोप्स का जो क्या होता है प्रोडक्ट अगर -1 मिलता है, मतलब वो लाइन सेगमेंट्स क्या है, वो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से वेल परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट और कौन सी लाइन सेगमेंट, और ये वाली लाइन सेगमेंट, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दोनों लाइन सेगमेंट में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो वहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे अगर देखो हमारी 2 लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, 4 4 3 5 वाली लाइन सेगमेंट और 4 4 -1 -1 वाली लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है।
तो ये 4 4 कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस 4 4 पे तुम्हारी क्या बनेगी, राइट एंगल बनेगी, और ये आपकी 3 5 या -1 या तो 3 5 इधर लो, -1 इधर, या फिर -1 इधर, 3 5 इधर। इन आइदर ऑफ द केसेस इट फॉर्म्स, सो इट फॉर्म्स अ राइट ट्राइंगल विद दिस पॉइंट 4 4 एज इट्स वर्टेक्स, जो भी उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे राइट एंगल बनता है। There we have proved it. Next देखते हैं 7th. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. तो देखो ये xy plane again हो गया, एक लाइन है और उसकी स्लोप निकालनी, और ये क्या बना रही, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं विच इज़ टिपिकली द डायरेक्शन इसमें एंगल्स मेजर करते हैं। 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज विद द वाई एक्सिस मतलब ये एंगल 30 डिग्री। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री बना रही, मतलब टोटल एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज ये बनाएगी 120 डिग्री। ठीक, तो लाइन की स्लोप क्या होगी, बाय डेफिनेशन होगी द टैंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन, मतलब tan ऑफ 120 डिग्री। अब देखो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 120 डिग्री का tan निकालना है, अगर आपको याद है तो इट्स गुड, वरना अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। अब ये जो हमारे पास टैंजेंट होगी, इस लाइन की स्लोप इज द टैंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन। द टैंजेंट ऑफ दिस लाइन अगर मैंने 120 डिग्री का देखा तो दैट शुड इक्वल द नेगेटिव टैंजेंट ऑफ 60 डिग्री, फॉर द रीज़न कि अगर इसी चीज़ को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखा होता, मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से देख के इसका स्लोप कैलकुलेट करता, सो व्हाट आई वुड एक्चुअली ऑब्जर्व इज कि जैसे एक्स के साथ वाई हमारे इंक्रीज या डिक्रीज करे वैसे ही करेगा, क्योंकि मैंने क्या है, मैंने बेसिकली यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, मैंने यहाँ पे एक्स को प्लेस कर दिया, यहाँ पे माइनस एक्स को प्लेस कर दिया, विच इज परफेक्टली वैलिड, दो नॉट इन यूज। हम लोग एक्स को यहाँ पे टिपिकली प्लेस करते हैं, अगर मैंने एक्स को यहाँ पे प्लेस किया होता तो हमारी सिचुएशन सेम होती, एक्सेप्ट एक डिफरेंस होता कि अगर पहले केस में x हमारा x के साथ y इंक्रीज करे तो दूसरे केस में डिक्रीज करेगा, ये हम लोगों ने सिचुएशन बदल दिया। एंड सो फॉर दैट रीजन यहाँ से अगर आपने स्लोप कैलकुलेट किया है, सो दिस टैंजेंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन हमारा नेगेटिव होगा टैंजेंट ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ दैट इज अ फैक्ट फॉर लाइंस टू गेट इंट्यूशन फॉर इट। अनदर थिंग इज कि आपको पता ही होगा कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा के बराबर होता है। यू ऑल्सो नो दैट फॉर इंस्टेंस दिस इज स्पेसिफिक इंट्यूशन फॉर द लाइन का केस ओनली, तो ये माइनस tan ऑफ 60 डिग्रीज हो जाएगा, एंड दिस इज नेगेटिव tan ऑफ 60 डिग्रीज √3, तो ये हो गया -√3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। And this is, these 4 points are -2 -1 4 0 3 3 -3 -2। तो एक पैरेललोग्राम इज बाय डेफिनेशन एक ऐसा क्लोज्ड क्वाड्रिलैटरल जहां पे दो हमारी साइड्स, दो ऑपोजिट के साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और बाकी के जो दो ऑपोजिट के साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे। तो अगर मैंने इसे लेबल किया कि ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, लेट्स से दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, तब इन पॉइंट्स को मैंने A, B, C एंड D लेबल किया, तो हमें पता है कि मैं एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल क्या फॉर्म कर सकता हूँ जहाँ पे मान लो अगर ए बी आपने कंसिडर किया और CD कंसिडर किया, तो इनकी जो लाइन सेगमेंट्स है, ए बी क्लियरली एक लाइन सेगमेंट बनाता है क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट करो, एक लाइन सेगमेंट बनी। ये जो लाइन सेगमेंट है अगर इससे पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तब हमारे एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए डी शुड बी पैरेलल टू बी सी, राइट। और अगर ऐसा होता है तो लाइन सेगमेंट बन गई। लेकिन हो सकता है कि ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, हो सकता है कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी,
सो जिसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट होगा कि देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आइदर केसेस में हमें दोनों सेम आपको वेल फैक्चुअल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो हम लोग ऐसे जा रही, इज ए बी पैरेलल टू सी डी, देखते हैं। अगर ये पैरेलल है, इनके स्लोप बराबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये स्लोप कैलकुलेट किया m1, इनके बीच में लिख रहा हूँ कि ये ए बी का स्लोप है। तो m1 क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकली कितना इंक्रीज किया, -1 से 0, मतलब 1 ओवर में हॉरिजॉन्टली देखें तो -2 से 4 मतलब 6 हो गया। तो ये इनका स्लोप हो गया। यहाँ पे अगर मैंने इस स्लोप को m2 बोला तो ये m2 क्या हो गया। इनफैक्ट आई शुड प्रॉब्ली लेबल दैम एज ए बी एंड सी डी, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो सी डी का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे कितना इंक्रीज किए, जब मैं यहाँ पे गया फ्रॉम 3 to 2 में, तो हाउ मच डिस्टेंस डिड आई कवर, आई कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 3 to -2, यहाँ पे 3 यूनिट्स और वहाँ पे -2 यूनिट्स मतलब -5, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किए, यहाँ पे डिस्टेंस कवर किए 3 यूनिट्स एंड -3 यूनिट्स, तो यहाँ पे कवर किए -6, तो यहाँ पे मिल जाता है 5/6। सो वन थिंग कि फॉर दैट मैटर अगर मैंने अपने पॉइंट सही लिखे हैं -2 -1 4 0 3 and 3 and -3 and -2, तो इस केस में जो स्लोप मिलता है एंड इस केस में जो स्लोप मिलता है ये क्लियरली अलग है। तो फॉर दैट मैटर यू कैन नॉट से कि ए बी इज पैरेलल टू, ए बी तो सी डी के पैरेलल नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया कि अगर मैंने ए सी और बी डी को देखा, आर दीज 2 पॉइंट्स पैरेलल, ए सी एंड बी डी को देखते हैं। सो एम ए सी इज इक्वल टू वॉट, हेयर हम लोग कितना इंक्रीज किए, -1 से 3 मतलब 4 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय में -2 से 3 मतलब 5 यूनिट्स। ठीक, यहाँ पे कितना इंक्रीज किए, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीज किया 2 यूनिट्स और उसके बाद में एम दूसरा पॉइंट क्या होगा, अच्छा बी डी होगा। यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करते हैं 2 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे इंक्रीज करते हैं 7 -7। सो इट्स स्ट्रेंज कि जो हम लोग यूज़ करें विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक आई कैन सेफली कंक्लूड इन दिस, माय बैड, आई वॉज अबाउट टू कंक्लूड कि कोई टाइपो है, टर्न्स आउट कि हम लोगों ने वहाँ पे +2 -2 लिखा था इंस्टेड ऑफ +2, सो दैट नेगेट्स दिस आर्ग्यूमेंट। फिर से देख लेते हैं शॉर्टली क्या हमारी स्लोप्स होंगी। मैंने पहली स्लोप कैलकुलेट किया एम ए बी एंड दिस इज गोइंग टू बी, कितना इंक्रीज किए, 1 यूनिट इंक्रीज किए, ओवर में 6 हो गया, ये सही है। एम सी डी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना इंक्रीज किए, -1 यूनिट हमारा हो गया और उसके बाद 3 and -3 है तो -6 मतलब 1/6। दोनों स्लोप्स बराबर हैं, सो दीज लाइन्स आर इंडीड पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इसका एक और स्टेटमेंट फिर होना चाहिए कि अगर ए बी तुम्हारी सी डी के पैरेलल है, मतलब एक ऐसा रफली डायग्राम बनेगा कि अगर मैंने ए को यहाँ पे रखा और बी को यहाँ पे रखा और सी को यहाँ पे रखा और डी को यहाँ पे रखा, ठीक, सो द स्टेटमेंट गोज कि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होना चाहिए। तो अब हमें ए सी और बी डी देखना है। सो इट गोज लाइक ए सी शुड बी पैरेलल टू डी बी। तो ए सी का स्लोप देखते हैं, एम ए सी का स्लोप क्या होगा। यहाँ पे हो जाता है कितना इंक्रीज किए, 4 इंक्रीज किए बाय गोइंग हाउ मच, हम लोग गए 5 यूनिट्स इन द हॉरिजॉन्टल। वैसे ही एम बी डी को देखें तो कितना होगा, कितना इंक्रीज किए, 2 यूनिट्स, यहाँ पे बी डी देख रहे हैं मतलब यहाँ पे 2 यूनिट्स इंक्रीज किए, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे कितना इंक्रीज किए, यहाँ पे हम लोग गए फ्रॉम 4 to -3, तो हो जाता है एक माइनस यहाँ पे लग गया 7 यूनिट्स। इज देयर अनदर टाइपो हियर कि अगर हमारी बेसिकली ए बी पैरेलल टू सी डी हम लोगों ने कर दिया तो द नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी। मैंने स्लोप ऑफ ए सी लिखा, यहाँ पे 4 यूनिट्स हो गए एंड यहाँ पे 5 यूनिट्स एंड यहाँ पे बी डी 2 यूनिट्स। और सो आई थिंक आई कैन सेफली कंक्लूड कि इट इज़ ट्रू कि इस केस में दीज आर नॉट पैरेलल। तो मतलब ये पैरेललोग्राम के ए सी इज़ नॉट पैरेलल टू बी डी। यस,
आई डोंट थिंक देयर इज अ मिस्टेक हियर, इसकी अरिथमेटिक परफेक्ट है, यू कैन रिगार्ड इट एज अ टाइपो कि यहाँ पे एक टाइपो मोस्ट लाइकली हो सकती है. आई मीन आई हैव एनकाउंटर्ड अदर टाइपोज इन एनसीईआरटी, सो देयर इज मोस्ट लाइकली अ टाइपो हियर. नेक्स्ट वी हैव द 9th प्रॉब्लम एंड दिस इज फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स गिवन है, तो किनके बीच एंगल फाइंड करने, एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट्स के बीच. मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स के लाइन के बीच की एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, क्या मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ? इस लाइन की स्लोप m क्या होगी? वेल दिस वुड बी कि यहाँ से हम लोग अगर जाएं तो दिस इज गोइंग लाइक -1 से -2, दैट इज -1, 3 से 4 1, मतलब इस लाइन की स्लोप -1 होगी. तो देखो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एंगल निकालने, हमें पता है इस लाइन की स्लोप is the tangent of its inclination और inclination is the angle between the line and the x axis. मतलब कह सकता हूँ कि ये जो स्लोप मिली है, it is the tan of this inclination. हमें inclination ही find करना, क्योंकि the basically angle between a line and the positive x is basically its inclination. तो मैं इसे tan अल्फा कहा, तो अल्फा हमारा क्या हो गया, -45 डिग्री हो गया. That is -45 डिग्री का मतलब इट गोज लाइक दिस. आई एम टेलिंग यू, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है. इसका इंटरसेप्ट मतलब कैसे ये लोकेटेड है ये हमें नहीं पता, ये ऐसी ही होगी. लेकिन ऐसे कंसिडर करी तो अगर हम लोग -45 डिग्री यहाँ पे जाते, कि अगर इसका इंक्लिनेशन मैंने -45 डिग्री का विच इज़ क्लॉकवाइज, तो हमें जो बेसिकली हमें लाइन मिल रही है, इट इज़ दैट which is equivalent to saying 90 प्लस में 30 डिग्री. मतलब अल्फा मेरा बेसिकली क्या है, अल्फा मेरा है 135 डिग्री. क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब इंक्लिनेशन लेते हैं तो पॉजिटिव एक्स से लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, दोनों एंगल्स इक्विवेलेंट है. यहाँ पे 135 डिग्री एंड -45 डिग्री, तो आपको अल्फा क्या मिला, -45, एंड विच फॉर दैट मैटर इज इक्विवेलेंट टू दिस 145. तो यू आर गोइंग टू से कि ये बेसिकली वही लाइन है. अगर tan अल्फा मिलता है -1 के बीच, तो यू कैन से कि ये वही लाइन है जिसका tan 1 है, लेकिन सिंस एक नेगेटिव है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस. मतलब ये क्या हो गया, 135 डिग्री हो गया. सो आई होप दैट इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं 10th. The slope of a line is double the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines. एक लाइन की स्लोप इज डबल ऑफ द अदर लाइन की स्लोप, tangent of the angle between them. तो तुम्हें पता है कि दो लाइन्स हैं, उनके बीच जो एंगल है उसका tangent, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, इज द मॉड्यूलस ऑफ पहली का स्लोप माइनस दूसरी का स्लोप ओवर 1 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. ठीक, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि जो हमारी m1 है, दिस इज डबल ऑफ m2, कि m1 को मैं बड़ी स्लोप वाली कंसिडर करा इन मैग्नीट्यूड वाइज, दिस इज डबल ऑफ m2. तो हमारे पास ये चीज़ पहले क्या आ गई, ये चीज़ पहले ही आ गई कि ये क्या होगी, ये m2 के बराबर है. तो दिस इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ m2 ओवर में 1 प्लस में m1 m2. अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, क्योंकि देखो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा की बात की गई है. एंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, कहा गया है कि tangent ऑफ द एंगल बिटवीन दम, वी हैवंट बीन टोल्ड कि ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है. तो हम लोग दोनों केसेस कंसिडर करेंगे और इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. तो एक तो हम लोग कंसिडर करेंगे पहला केस कि tan अल्फा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस कंसिडर करेंगे. ये हो गई हमारी m2 ओवर में क्या 1 प्लस m1 m2. हियर मैं सब्सटीट्यूट मैंने किया ही नहीं है, तो m2 स्क्वेयर हो गया, 2m2 स्क्वेयर हो गया, क्योंकि m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2. तो 1 प्लस 2m2 का स्क्वेयर ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है. तो वी हैवंट बीन टोल्ड इट इज़ द एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन कहा गया है कि ये जो एंगल का टांजेंट है दिस इज 1/3. सो ये कहना से कि 2m2 का स्क्वेयर माइनस में 3m2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0. तब मैं कह सकता हूँ कि 2m2 का स्क्वेयर माइनस 2m2 माइनस m2
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमारी सॉल्यूशन क्या मिली, यहाँ से हमारी सॉल्यूशन मिलती है 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया m2, यहाँ पे एक -1, मतलब एक तो m2 क्या मिल गया, हाफ मिल गया, और दूसरा क्या मिल गया, m2 हमें मिल जाता है एक 1 मिल जाता है। लेट्स जस्ट सॉल्व इट, या 1 मिल जाता है, राइट। अगर सब्सटीट्यूट करें सो दिस इज 2 + 1 -3, परफेक्ट। एक हमारा हाफ हो गया 1/4, ये हाफ हो गया माइनस में 3 हाफ + 1, ऑलराइट परफेक्ट। सो ये हाफ एंड 1 मिल जाता है। सो अगर m2 हमारा इतना है, m2 इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। पहले केस में हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं कि पहली जो हमारे पास m1 है कि एक लाइन की स्लोप क्या है, एक लाइन की स्लोप m2 की हाफ स्लोप है, और दूसरे की इसके ट्वाइस 1 है, तो एक ये हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है। या फिर m2 की 1 है और दूसरी लाइन की स्लोप अगेन इसके डबल 2 है, तो एक हमें ये सॉल्यूशन मिल गया कि ये इनकी स्लोप्स हैं, या फिर इनकी स्लोप्स ये भी हो सकती हैं, और इनकी स्लोप्स क्या हो सकती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया केस 2 एंड tan अल्फा को हम लोग रखते हैं, अब ये मॉड्यूलस है, यहाँ पे नेगेटिव इसका रखेंगे, सो -m2 ओवर में 1 + 2m2 का स्क्वेयर, इसे रखो अगेन 1/3, एंड फिर क्या मिला, फिर मिलता है कि 2m2 का स्क्वेयर, फिर माइनस है तो +3m2 मिल गया, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, अगेन सिमिलर सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, का मतलब इस सॉल्यूशन में यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसका मतलब यहाँ से m2 मिल गया -1/2 और -1। तो ओवरऑल यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या मिले, ओवरऑल सॉल्यूशंस मिले कि ये जो सॉल्यूशंस हैं इन्हें के नेगेटिव, क्योंकि बाई डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया एक -1/2 -1 हो जाता है, या फिर हो जाता है, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, एक -1 या फिर -2। तो हमारे 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इन दिस केस। तो ऐसे हमारी 9th प्रॉब्लम नहीं 10th प्रॉब्लम भी फिनिश हो जाती है। इट वॉज द 10th प्रॉब्लम, राइट, यस। एंड फाइनली वी गेट टू द 11th प्रॉब्लम विच आई वुड से इज रादर ट्रिवियल, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन स्टेट किए थे, एंड दैट इज कि a line passes through x1, y1 and hk. If the slope of the line is m, show that. k minus y1 is equal to m times h minus x1. तो कहा गया है कि एक लाइन x1, y1 कोऑर्डिनेट पॉइंट से hk कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तक पास करिए, इन दोनों के पॉइंट्स को ये लाइन कनेक्ट करिए। तो मान लो यहाँ से यहाँ पास करे, ठीक। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पास करे, द वे वी स्टेटेड आवर डेफिनेशन ऑफ स्लोप वाज कि कितना y चेंज हो रहा है ओवर कितना x चेंज हो रहा, y कितना चेंज हो रहा, k माइनस y1 ओवर x कितना चेंज हो रहा है, h माइनस x। मतलब मैंने यहाँ से कह दिया कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स में h माइनस x, एंड दिस डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्लोप विच इज द रेट एट विच y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब स्ट्रेट लाइन के केस में हमेशा कांस्टेंट रेट होता है, सो आई कैन से कि जितना y चेंज करता है k माइनस y1 इज इक्वल टू जिस रेट से चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज द स्लोप m, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसकी स्लोप m है, टाइम्स हाउ मच x चेंजेस, क्योंकि इसका पैरामीटर है ये, एंड दैट इज h माइनस k। और ऐसे हमारी ये 11th प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एंड वी आर डन विथ एक्सरसाइज 9.1। विल कंटिन्यू इसकी सीरीज, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट्स एंड आगे की एक्सरसाइजेस स्टडी करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।